Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट विस्तार। तो आईआईटी मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट विस्तार। तो विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब विस्तार क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, एआई ऑगमेंटेड, and every state can build their own agri advisory network. It is a comprehensive network that connects decentralized databases to provide seamless access to vital agricultural resources. इसमें ऑब्जेक्टिव है एनहांस डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक्सपैंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा विद इन्फॉर्मेशन ऑन रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये हुआ प्रोजेक्ट विस्तार। अब आते हैं हम नैनो फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ नैनो मटेरियल कोटिंग मेड ऑफ नैनो क्ले ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटास। तो म्यूरेट ऑफ पोटास का अपन ने क्या किया है? एंड नैनो मटेरियल डेवलप किया है। ये एमओपी सर्व्स 80% ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर नीड्स। अब नैनो फर्टिलाइजर की बात करेंगे हम। तो नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर एनकैप्सुलेटेड और कोटेड विथ नैनो मटेरियल। तो ये क्या नैनो मटेरियल से कोटेड रहते हैं, measuring 100 nanometers or less. It enables controlled release and with subsequent slow diffusion into the soil. तो ये controlled release में help करता है और धीरे धीरे release करता है उसको soil में। IFFCO has launched world's first nano liquid urea fertilizer in 2021 and then nano DAP in 2023. IFFCO has developed a new product called nano NPK fertilizer. अब benefits क्या है? Promote sustainable farming, reduces soil and water contamination और cost effectiveness. ठीक है, फिर किसान कवच की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट्स एफिलिएटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस एंटी पेस्टिसाइड सूट कॉल्ड किसान कवच। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक इंडिजीनियस सूट डेवलप किया है एंटी पेस्टिसाइड, मतलब जो पेस्टिसाइड जिसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। किसान कवच क्या है? ये BRIC इन स्टेम बैंगलोर ने डेवलप किया है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। The kit consists of trouser, pullover and face-to-face made of Oxim fabric. Oxim fabric क्या होता है? Can chemically break down any of the common pesticides that get sprayed into body or cloth during spraying operation. तो spraying operation के टाइम यदि कोई pesticide आ जाता है तो वो fabric उसको break down कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिल्क वीड फाइबर। Ministry of Textiles encourages research and development into new natural fibers including milk wheat fiber. It is a unique अब मिल्क वीट फाइबर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्या है? नेचुरल फाइबर है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ मिल्क वीड प्लांट। द प्लांट इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन एज अ वाइल्ड प्लांट इन राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट कंटेन्स ऑयली मटेरियल एंड लिग्निन, a woody plant substance which makes them too brittle for spinning. Its amphibilic material that can exhibit both hydrophilic and hydrophobic properties. तो ये एम्फीबिलिक मटेरियल है जो बोथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टी, वाटर एब्जॉर्बिंग और वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एप्लीकेशंस क्या है? यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज। Center announced funding and mentorship for winners of Tomato Grand Challenge. Tomato Grand Challenge seeks innovative, scalable solutions to stabilize the tomato supply chain. It was launched in 2023 by the Department of Consumer Affairs in collaboration with Ministry of Education. तो एजुकेशन और कंज्यूमर अफेयर्स मिलके कर रहे हैं। टोमेटोज along with onions and potatoes
तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो. टॉप have seen huge fluctuations in agricultural commodities among all crops. Top are the largest cultivated, produced and consumed vegetables in India. तो इनको बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है. टॉप्स मेक अप मोर देन अ थर्ड ऑफ CPI वेजिटेबल्स कैटेगरी. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वेजिटेबल कैटेगरी है उसके अंदर 1/3 तो इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है. ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था अंडर PM किसान संपदा योजना टू एड्रेस प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ टॉप. लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. टॉप से टोटल. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब हम नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है लॉजिस्टिक्स सेज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लीड्स रिपोर्ट 2024. द लीड्स 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. कौन रिलीज़ कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. लीड्स के बारे में देखते हैं. तो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एट स्टेट एंड UT लेवल. तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की बात करता है. लीड्स वॉज कंसीव्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके हिसाब से ये इसको निकाला गया है. वाइल द LPI रियलाइजेज एंटायरली ऑन परसेप्शन बेस्ड सर्वेज. जो LPI है मतलब लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का, वो परसेप्शन बेस्ड सर्वे है. तो लेकिन लीड्स जो है वो बोथ परसेप्शन एज वेल एज ऑब्जेक्टिविटी दोनों पे काम करता है. ठीक है, 2024 के हिसाब से हम रिपोर्ट को देखेंगे तो अचीवर्स में है गुजरात, हरियाणा, आसाम और चंडीगढ़. फास्ट मूवर्स में है आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश. और एस्पायरर्स में है केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और छत्तीसगढ़. ठीक है, फिर पैरामीटर्स की बात करते हैं. 4 की पिलर्स हैं: सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज. कैटेगरीज में 4 हैं. एक पहली बात तो ये वाले इसके हिसाब से है कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी. और सेग्रीगेशन में देखेंगे मतलब रिपोर्ट के हिसाब से तो अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स. ठीक है, उसके बाद हम अदर की डेवलपमेंट्स में आते हैं. ग्रीहा. तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. क्या है ग्रीहा का फुल फॉर्म? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ इंटरमोडल टर्मिनल एट कालूघाट इन बिहार. किसका? इंटीग्रेटेड वाटरवे अथॉरिटी का. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का इंटरमोडल टर्मिनल है कालूघाट बिहार में. हैज़ रिसीव्ड 5 स्टार स्वगृहा रेटिंग फ्रॉम गृहा. टर्मिनल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडेड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट. तो वर्ल्ड बैंक जो फंड कर रहा है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट उसका पार्ट है जो रिवर गंगा पे बन रहा है. अब गृहा की बात की जाए तो ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी का. गृहा एक रेटिंग टूल है दैट इवैल्यूएट्स द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग होलिस्टिकली ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल. और फिर ग्रीन बिल्डिंग का भी टाइटल मिलता है. स्वगृहा क्या है? स्वगृहा इज सिंप्लीफाइड वर्साटाइल अफोर्डेबल गृहा is given to a small scale stakeholder owners of projects such as bungalows and small offices. तो इनको स्वगृहा का टाइटल मिलता है. ठीक है, फिर स्माइल प्रोजेक्ट देखते हैं. स्माइल प्रोग्राम क्या है? इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली साइंड अ $350 million पॉलिसी बेस्ड लोन. तो 350 million पॉलिसी बेस्ड लोन साइन किया है अंडर द सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम प्रोग्राम. ठीक है, स्माइल प्रोग्राम. स्माइल प्रोग्राम में क्या है? ये प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन है बाय ADB लोन प्रोवाइड कर रहा है टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अंडरटेक वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स इन लॉजिस्टिक सेक्टर, जिसमें लॉजिस्टिक सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा सके. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंटरमिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग फॉर इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स. और नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज इन एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक्स एंड एनकरेज द यूज़ ऑफ स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी. तो बेसिकली ये लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कांडला पोर्ट. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे अनाउंस्ड मेजर इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ कांडला पोर्ट. तो कांडला पोर्ट की कैपेसिटी को बूस्ट करने की बात हो रही है. ये 1950 में बना था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द कराची पोर्ट. तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया तो इसलिए फिर हमने बनाया कांडला पोर्ट. इसका ऑफिशियल नाम है दीनदयाल पोर्ट. 2017 में नाम चेंज हुआ है अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908. ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो बाय वॉल्यूम. पारादीप फोर्ट फर्स्ट है. इट सर्व्स एज अ गेटवे पोर्ट फॉर स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया. ये कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को होस्ट करता है जो 1965 में बनी थी और फर्स्ट SEZ है इंडिया की और एशिया की.
एशिया की भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने बाकी सेक्टर देख लिया, अब हम आते हैं सर्विसेज सेक्टर में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें है टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो क्रूज़ भारत मिशन लॉन्च्ड बाय क्रूज़ भारत मिशन, ये ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब क्रूज़ भारत मिशन क्या है? टू एक्सेल इन इंडियाज़ विजन टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज़ टूरिज्म। हमारा ये विजन है कि हमको ग्लोबल हब बनना है क्रूज़ टूरिज्म में, एंड प्रमोट द कंट्री टू लीडिंग क्रूज़ डेस्टिनेशन। इट ऑल्सो एम्स टू डबल क्रूज़ पैसेंजर ट्रैफिक और डबल वॉल्यूम ऑफ क्रूज़ कॉल्स। फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा 2024 से 2029 तक, 3 फेजेज़ में। 3 क्रूज़ सेगमेंट्स हैं, एक ओशन और हार्बर क्रूज़ सेगमेंट है, एक रिवर और इनलैंड क्रूज़ सेगमेंट है, और एक आइलैंड क्रूज़ सेगमेंट है। मतलब ओशियन वाले एरिया में कोस्टल क्रूजेज़, फिर रिवर और इनलैंड क्रूज़ सेगमेंट, और आइलैंड में क्रूजेज़ जो चलती हैं, लाइट हाउस टूर्स, ये सब, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ टूरिज्म सेक्टर, इंडिया 6th रैंक पे है ट्रेवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में 2022 में। कौन से रैंक पे? 6th। इंडिया का रैंक 39 है अमंग 119 कंट्रीज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। 24th रैंक है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के हिसाब से, और अभी हमारा प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है 5% टू जीडीपी। टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर अदर इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट टूरिज्म सेक्टर, तो है स्वदेश दर्शन 2.0। फिर प्रसाद, तो प्रसाद में क्या है? नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में इन टूरिज्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और देखो अपना देश इनिशिएटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। फिर प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म, ढोरडो विलेज कच्छ की है जो गुजरात में, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है जो 50 साल के लिए स्टेट्स को, ठीक है। यह भी हमने पढ़ा था। तो आई होप ही क्लियर होगा अभी तक यहाँ तक। टूरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे माइनिंग, एनर्जी एंड इंडस्ट्री। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। की हाईलाइट्स क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ गया है 7.3% से इन करेंट प्राइजेस। टॉप 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 7.4% इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इन 22-23 ओवर प्रीवियस ईयर। टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ देखते हैं इंडिया में, तो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट है 1.4% पे थी, अकाउंटिंग फॉर 77% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन IIP। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है का कॉन्ट्रीब्यूशन है अराउंड 7% GDP में, और FDI को 69% इंक्रीज़ हुआ है FDI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जिसमें 5 फोकस एरियाज़ हैं। एज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्क प्लेस फॉर इन डिमांड जॉब्स, अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फिर मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो 2014 में लॉन्च हुआ है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करेंगे स्कीम्स की, तो अलाइंड विद इंडियाज़ विजन ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू एनहांस कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो टारगेट्स इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू 25% ऑफ GDP, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉक्स में देखो मिजेट्स मेकिंग विजेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन फर्म्स आर इंक्रीजिंगली सेटिंग अप मल्टीपल फैक्ट्रीज इन द सेम स्टेट इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग अ सिंगल लार्ज फैक्ट्री। तो क्या बोल रही है कि अभी जो इंडियन फर्म्स है ना वो मल्टीपल फैक्ट्री बनाने के होड़ में है इंस्टेड ऑफ एनलार्जिंग द सेम फैक्ट्री। मल्टी प्लांट फैक्ट्री फर्म्स हैव लोअर प्रोडक्टिविटी, तो इनकी क्या लोअर प्रोडक्टिविटी होती है देन अ सिंगल प्लांट फर्म ऑफ इक्विवेलेंट साइज। हैंस इंडियन फर्म्स आर लूजिंग आउट टू स्मॉलर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इसलिए हम स्मॉलर कंट्रीज से पीछे हो जा रहे हैं। अब आते हैं ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो कंडक्टेड अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंदर बना था, एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कंडक्टेड अंडर JNK कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, तो वहाँ जो था वो अलग एक्ट के थ्रू था। अब इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी कवर्ड थी? फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बीड़ी एंड सिगार मेकिंग इंडस्ट्रीज़। फिर इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। यूनिट्स विथ 100 और मोर एम्प्लॉयज़, जहाँ पे 100 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं रजिस्टर्ड इन बिजनेस रजिस्टर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो उनका बनता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ASI। फिर आते हैं हम MSMEs में।
तो यूनियन बजट 25-26 का है गवर्नमेंट रिवाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर एमएसएमईज, तो क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। Globally, MSME account for 90% of business, 60 to 70% of employment and 50% of GDP. In India, MSME contributes around 30% to India's GDP, 46% to India's total exports. अब अदर की मेजर्स क्या है MSME के लिए यूनियन बजट में 25-26 में? एनहांस्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। फिर कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम है, एक न्यू स्कीम है जिसमें 5 लाख क्रेडिट मिलेगा टू माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल विद 10 लाख कार्ड्स टू बी इशूड इन फर्स्ट ईयर। और अदर्स में है एक न्यू फंड ऑफ फंड्स बनेगा विद 10,000 करोड़ विल बी एस्टैब्लिश टू एक्सपैंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स। और एक न्यू स्कीम रहेगी ₹5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स के लिए, विच विल प्रोवाइड टर्म लोन्स ऑफ अप टू 2 करोड़ एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, अब ये रिवाइज्ड चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अभी 1 करोड़ था, 2.5 हो गया है। स्मॉल के लिए 10 था, 25 हो गया है। मीडियम के लिए 50 था, 125 हो गया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब टर्नओवर की बात करेंगे तो माइक्रो में 5 था, वो 10 हो गया है। स्मॉल में 50 था, वो 100 हो गया है। और मीडियम में 250 था, वो 500 हो गया है। ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स क्या है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू फैसिलिटेट इजी कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट ऑफ अप टू ₹20 लाख, 20 लाख तक के लिए कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट की बात। एक तरुण प्लस कैटेगरी बनी है that has been created for loans above ₹10 lakh and up to ₹20 lakhs. Center for Rural Enterprise Acceleration through Technology, CREATE है, it supports and enhances local productivity, product quality, economic potential and improves livelihood. फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और सिडबी का है। नेक्स्ट है एमएसएमई लोन्स, ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई शेल क्वालिफाई फॉर रिक्लासिफिकेशन अंडर पीएसएल, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ये क्लासीफाई हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिसीवेबल्स सिक्योरिटीज सिक्योरिटाइजेशन गेनिंग पॉपुलैरिटी अमॉन्ग एमएसएमईज फॉर एक्सेसिंग लिक्विडिटी, तो रिसीवेबल्स की सिक्योरिटाइजेशन की बात हो रही है। तो अब रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस वेयर कंपनीज कन्वर्ट देयर अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू कैश बाय सेलिंग देम एज सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। तो क्या करती है जो कंपनीज है ना, वो अकाउंट्स को कन्वर्टिंग देयर अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट करना होता है उसको सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में बेच देती है कैपिटल मार्केट में। कंपनीज पूल देयर रिसीवेबल्स एंड ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी विच फाइनेंसेस द परचेज बाय इशूइंग सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में बेच देती है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट अलाउज एमएसएमई टू अनलॉक द वैल्यू टाइड अप इन आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एंड गेन एक्सेस टू फंड्स क्विकली, तो फंड्स के लिए एक्सेस एकदम तुरंत मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रेड्स, तो बिल्स फाइनेंस्ड थ्रू ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम हैज़ सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन 2024। ट्रेड्स के बारे में देखेंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एमएसएमई for supplies to large corporates. It facilitates discounting of both invoices as well as bills of exchange. It enables MSME secure financial assistance digitally at competitive terms and without any collateral security based on invoices or bills of supplies to large corporates. 3 operations है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे: रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, M1 एक्सचेंज एंड इनवॉइस स्मार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज SUs for 2023-24 released, ASU-SE. It has been released by National Statistics Office, Ministry of Statistics and Program Implementation for the reference period October 23 to September 24. ASU-SE की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर वेरियस इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस in manufacturing, trade and other service sectors excluding construction. अब पर्पस की बात करते हैं तो इनपुट फॉर पॉलिसी मेकिंग, सपोर्टिंग नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ की मिनिस्ट्रीज, डाटा ड्रिवन डिसीजंस एक्सेट्रा. About unincorporated sector enterprise, a producer unit which is not incorporated as a legal entity separate from the owner, मतलब ये अलग से लीगल एंटिटी की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है. Assets used in such enterprises do not belong to the enterprises but to the owners. जो ऐसे इंटरप्राइजेज में एसेट्स हैं वो इंटरप्राइजेज को नहीं बिलोंग करते बट ओनर्स को बिलोंग करते हैं. दे कैन नॉट एंगेज इन ट्रांजेक्शन्स और एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स विद अदर इकोनॉमिक यूनिट्स नॉर इनकर लाइबिलिटीज ऑन देयर ओन बिहाफ. ओनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर एनी डेट्स और ऑब्लिगेशंस इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनर्स. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़.
तो उसमें है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ये 1971 में बना था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। इसके फंक्शन है टू डिमॉन्स्ट्रेट एंटरप्रेन्योरशिप इन ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट वाइल अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। एनुअल मीटिंग दावोस स्विट्ज़रलैंड में होती है। की इनिशिएटिव्स की बात करें तो द फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है इनका, और एडिसन अलायंस है डिजिटल इंक्लूजन के लिए। इसमें नेट ज़ीरो इंडस्ट्री ट्रैकर भी है। फिर और कौन कौन से रिपोर्ट है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कौन कौन सी है। ये हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी की पीटी में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2025। किसने रिलीज़ की है? ILO ने रिलीज़ की है। अब ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये क्या है? ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी है, ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी सिंस 1919। इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो इसमें तीनों है, गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर्स भी है और वर्कर्स भी है, from 187 member countries to set labor standards, create policies and promote decent work for all. India is a founding member. It was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles that ended World War I. तो World War I एंड करने के लिए जो Treaty of Versailles हुई थी उसके थ्रू ये बनी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक लिमिटेड। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अटेंडेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो डायमंड जुबली हो गई इसकी। अब इस नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1964 में बनी थी विद अ व्यू टू फैसिलिटेट ऑपरेशंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन जनरल एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन पर्टिकुलर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, ensuring financial inclusion and supporting rural economy. Next है, promote and protect the interest of member banks in all spheres of their activities and to give expression to the views of member banks. 3 wings क्या है NAFSCOB की? Planning, Research and Development, All India Mutual Arrangement Schemes and Computer Services Division। ये सब है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के बारे में। EPFO wins International Social Security Association's Good Practice Award for Asia and Pacific। क्या मिला है? गुड प्रैक्टिस अवार्ड। अब EPFO के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1951 में बना था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952। इससे रिप्लेस हुआ था। द एक्ट इज़ नाउ रेफर्ड टू एज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। नोडल मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिशन है टू एक्सटेंड द रीच एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकली मैनेज्ड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। और क्या क्या प्रोग्राम को ये एडमिनिस्टर करता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली NFRA रिकमेंडेड द रिविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलाइनिंग इट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ISA 600। तो इसका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये 2018 में बना था अंडर सेक्शन 132(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंटिन्यूसली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग इन इंडिया। फंक्शंस है रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लाइंस एंड ओवरसी सर्विस क्वालिटी। ये सब इसके फंक्शन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पे। द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अथॉरिटी टू इशू नोटिसेज एंड रिकवर ड्यूज अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। तो ड्यूज़ वगैरह रिकवर करने के लिए कस्टम्स एक्ट जो 1962 में है उसके लिए बात की गई है। अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात होगी तो एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, फिर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स, और कॉम्बैटिंग कमर्शियल फ्रॉड्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इवेजन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। फिर NCDRC, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द 2008 NCDRC रूलिंग इन आवाज एंड अदर्स वर्सेस RBI
विच बार्ड बैंक्स फ्रॉम चार्जिंग ओवर 30 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी की बात हो रही है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, ऑलरेडी डन, इसलिए इसको स्किप करते हैं। फिर मिसलेनियस में आते हैं, इसमें वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। तो रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिलीज द स्टैटिस्टिकल ईयर बुक विच ऑफर्स अ सिंथेसिस ऑफ मेजर फैक्टर्स एट प्ले इन द ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो FAO ने एक बुक निकाली है UN के साथ, ठीक है। अब इसके हाईलाइट्स क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बता रहा है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल GDP हैज़ बीन स्टेबल एट अराउंड 4% सिंस 2000। Agriculture employed 26%, that is 892 million people of the global workforce, compared with 40% in 2000. India had the largest number of people working in agriculture in 2022 at 226 million people. In 2022, India and China had the largest equipped area for irrigation. फिर प्रोडक्शन, ट्रेड और प्राइजेस की बात होगी, तो अमेरिकाज एंड यूरोप आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड एशिया द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ सीरियल्स. India is a top producer of milk and second largest producer of sugarcane and fisheries. फिर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो प्रिवलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इज़ हायर फॉर विमेन अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स. सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, तो बिटवीन 2000 एंड 2022 एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइंड बाय 91 मिलियन हेक्टेयर, वेल फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइंड बाय 109 मिलियन हेक्टेयर. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एग्री फूड सिस्टम